बच्चों, आज हम इस वीडियो में अर्थालंकार के अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के 5 भेद हैं, जिसमें हमने सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में जाना है। अब हम उसका अगला दूसरा अलंकार रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। रूपक अलंकार जैसे क्या नाम से है रूप, तो किसी भी चीज़ का अगर रूप मान लिया जाए वो रूपक अलंकार है। जब उपमान और उपभेद में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, उनमें भेद समाप्त हो जाता है, वही रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। इन पंक्तियों में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता ना दिखाकर बल्कि चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। मीन्स चंद्रमा और खिलौने में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बल्कि उसी को ही खिलौना बता दिया गया है। तो ये उदाहरण रूपक अलंकार का है। दूसरा है चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें चरणों को ही कमल बता दिया गया है, ना कि उसकी समानता प्रकट की गई है, बल्कि चरणों को ही कमल बताया गया है। तो यह भी रूपक अलंकार है। फिर अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय एव जनहु जानो आदि आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पर संभावना की जाती है, माना जाता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे मुख को चंद्रमा माना जा रहा है। इस उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। तो यह वाक्य मानो, इस वाक्य में मानो का भी प्रयोग किया गया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ धतूरा है, तो इसमें कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले जा रहा है जैसे मानो कोई भिक्षुक सोना लेकर जा रहा हो। इस धतूरे को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है मानो जैसे कोई स्वर्ण को लेकर जाता है। तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। फिर एक अन्य उदाहरण है सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो इस उदाहरण में सिर के लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जा रही है, तो यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मानो आया है। फिर अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे है आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें चेतक की स्फूर्ति के बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि जब तक राणा सोच भी नहीं पाया, चेतक ने उस नदी को पार कर लिया। तो उसकी स्फूर्ति शक्ति का ही वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया गया है। तो यह अतिशयोक्ति का उदाहरण है। अगला उदाहरण है धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कपि सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। तो इस उदाहरण में भी अर्जुन के धनुष के बारे में बताया गया कि जैसे ही उसने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो यह भी असंभव बात है, तो यह भी अतिशयोक्ति का उदाहरण है। अगला है
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें भी कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि उन्होंने पूरी लंका को जला दिया और लंका को जलाकर राख कर दिया और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। तो यह भी एक असंभव बात है और इसको बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। तो ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, मीन्स प्राकृतिक चीज़ों को एक मानव के रूप में जब बताया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। तो इस वाक्य में भी संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है, एक निर्जीव की सजीव से। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।